हेलो, नमस्ते। वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आरबीएसए का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रेजोल्यूशन। देखिए, रेजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प। इस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं या ग्लॉसरीज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। दूसरा, वीडियो के एकदम एंड में मैंने उन सारी ग्लॉसरीज को एक साथ लिख रखा है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एकदम एंड तक देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इस कहानी में हमारा जो हीरो है या प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है अन्ना। अन्ना जो कि एक जवान लड़का होता है, वो अपने गांव वापस आता है अपनी कॉलेज के हॉस्टल से समर वेकेशन के टाइम पे। जब वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रहा होता है, ट्रज यानी होता है धीरे धीरे चलना, तो वो क्या देखता है कि जो सूरज है वो होराइजन से नीचे जा रहा है। होराइजन मतलब होता है क्षितिज, यानी धरती पे वो जगह जहाँ हमें लगता है कि आसमान और धरती का मिलन हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग बोलते हैं होराइजन। तो जब वो अपने घर की तरफ धीरे धीरे चल रहा होता है तो क्या दिखता है कि जो सूरज है वो होराइजन से नीचे जा रहा है और वेस्ट की तरफ के जो बादल होते हैं उनमें चमक आ रही है, यानी वो बादल चमक रहे हैं गहरी ऑरेंज कलर की रोशनी से। सूरज डूबने का जो भी सीन होता था वो हमेशा उसको लो स्पिरिट में कर देता था, यानी वो हमेशा उसको डिसअपॉइंट कर दिया करता था। वो खुद भी नहीं जानता था ऐसा क्यों होता है। आगे उसके सामने की जो ज़मीन होती है पूरी तरह से सूखी और झुलसी हुई होती है। पार्च यानी होता है भयंकर सूखा हुआ, यानी झुलसा हुआ। कई जगह पे तो ऐसे भी लग रहा था कि जैसे कुछ बेकार के अटेम्प्ट किए गए हैं। फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार के अटेम्प्ट किए गए हैं उस खेत को, उस ज़मीन को जोतने के। और जो जोती हुई दरारें थी वो भी अब सूख के हार्ड हो चुकी थी, यानी कठोर हो चुकी थी। सब जगह यानी यहाँ वहाँ अलग अलग शेप के कैक्टस के पौधे हमें दिखाई दे रहे थे। एक अकेला कौवा बैठा हुआ था, सॉलिटरी यानी होता है अकेला। एक अकेला कौवा बैठा हुआ था एक पुराने बबूल के पेड़ के ऊपर। अन्ना जो रहता था 24 घंटे चौकन्ना, वो अपने आसपास इतनी अजीब शांति देखकर चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। ये शांति जहाँ पे कभी कभी बस आवाज़ आ रही थी चहचहाते हुए पक्षियों की, जो कि ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। उसके सामने की तरफ जो खुशहाल खेत होते थे, जोवियल मतलब होता है खुशहाल, उसके सामने की तरफ जो खुशहाल खेत थे जहाँ पे फार्मर्स कभी जोता करते थे उन खेतों को, या उन खेतों में हल जलाया करते थे, इंजॉय किया करते थे, गाना गाया करते थे। जहाँ पे वो सामने की तरफ जो मैदान थे जहाँ पे मवेशी जानवर चरने आया करते थे, आज ये सारी चीज़ें एकदम सुनसान क्यों पड़ी हुई है। डेजर्टेड यानी होता है सुनसान। आज सारी जगह पे सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। अन्ना वास्तव में मिस कर रहा था चहचहाते हुए बच्चों के छोटे छोटे चेहरे, जो कि वास्तव में कांटे वाले बेर के पेड़ों से बेर तोड़ा करते थे और क्रिकेट खेला करते थे अपने टूटे फूटे बैट से। बैटर्ड यानी होता है टूटा फूटा। और छोटे छोटे जो स्टेम होती थी, यानी छोटे छोटे जो लकड़ी के तने होते थे, उनको वो अपने विकेट के रूप में यूज़ किया करते थे। तो अन्ना आज उन छोटे छोटे बच्चों को भी मिस कर रहा था जो कभी उसे वहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे जाते थे अपने टूटे फूटे बैट से, और विकेट वो हमेशा बनाया करते थे कुछ भी टहनियों को एकदम सीधा खड़ा करके। अन्ना अपने सामने जोती हुई लैंड को देखता है। फैलो यानी होता है जोती हुई लैंड को देखता है, जो कि बहुत दूर होराइजन तक फैली हुई उसे दिखाई दे रही थी। अपनी आंखें खोलकर वो देखता है, लेकिन उसे कहीं पे भी एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। अन्ना ये बात समझ ही नहीं पाता कि क्या मैटर था, एक्चुअली बात क्या हो गई थी। अजीब अजीब विचार उसके दिमाग में आने लग जाते हैं। क्या गांव में कुछ अशुभ हो चुका है। इनऑस्पिशियस मतलब होता है अशुभ। क्या गांव में कोई अशुभ घटना हुई है। वो अब धीरे धीरे अपने पैर घसीट के चल रहा होता है, लेकिन उसका जो भारी लगेज होता है वो उसकी स्पीड को कम कर देता है। स्लैकन यानी होता है कम कर देना या धीरे कर देना। वो अपने गांव की पाठशाला के पास से गुजरता है जहाँ पे शाम को क्लासेस लगा करती थी, इवनिंग क्लासेस जहाँ पे लगा करती थी गांव के बच्चों के लिए और जवान बच्चों के लिए भी। इस जगह का जो साइलेंस है, यानी गांव की पाठशाला का जो सन्नाटा है, वो भी उसके कानों को चुभ रहा था। जेड ऑन मतलब होता है चुभना। आज वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स भी बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे थे दरी पट्टी के ऊपर, सेगमेंट्स यानी बोरियों के ऊपर या दरी पट्टी के ऊपर। ना ही मास्टर साहब की डांट फटकार उसे सुनाई दे रही थी।
रेप्रिमेंडिंग मतलब होता है डांट फटकार। ना ही उसे हिलते हुए सिर दिखाई दे रहे थे जो कि टेबल्स याद किया करते थे, पहाड़े याद किया करते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कोई भी उसे सिर भी झुका हुआ दिखाई नहीं दे रहा था अपनी स्लेट के ऊपर, यानी बच्चों के सिर जो स्लेट पे झुके हुए रहते थे, पढ़ते रहते थे, आज वो भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। ना ही आज तो गांव की पाठशाला में कोई भी राइटिंग बोर्ड्स दिखाई दे रहे थे जो कि दीवार के सहारे सूखने के लिए खड़े कर दिए जाते थे हवा में, यानी जो पट्टी होती थी या जो गांव में जो बोर्ड होते थे उन्हें सूखने के लिए खड़ा कर दिया जाता था गांव की दीवार के सहारे। ना ही आज उसे वो भी दिखाई दे रहे थे, यानी जो पाठशाला थी वो भी एकदम सुनसान दिखाई दे रही थी। अन्ना थोड़ा आगे बढ़ता है। गांव का जो चौपाल है जहाँ पे लोग बैठे रहते थे, हमेशा बातचीत किया करते थे, वो भी उसे खाली दिखाई देता है। जब वो गांव में घरों के आसपास आता है तो वो सोचता है कि शाम को पकने वाली खाने की जो खुशबू है, अरोमा यानी होता है खुशबू, कि शाम को पकने वाली खानों की खुशबू जो कि वास्तव में उसे भूखा बना देती थी, मतलब जिसे सूंघ कर, स्मेल करके उसे भूख लग जाती थी, वो उसे फील होगी। लेकिन आज तो ये स्मेल भी वहाँ से गायब थी। गांव के जो कुत्ते थे वो भी अन्ना की तरफ देखकर भौंक रहे थे। तो अन्ना को लगता है क्या मैं अपने खुद के गांव में ही अजनबी बन गया? स्ट्रेंजर यानी होता है अजनबी। क्या मैं अपने खुद के ही गांव में अनजान बन चुका हूँ? अचानक अन्ना देखता है एक झलक, ग्लिम्स यानी होता है झलक। अचानक अन्ना को एक झलक दिखाई देती है चौकीदार की। चौकीदार जो कि एक पतला दुबला आदमी होता है, फ्रेल यानी होता है पतला दुबला, जिसकी दूध के जैसी सफ़ेद दाढ़ी होती है और जिसने गंदा सा धोती कुर्ता पहना हुआ था। अन्ना पूछता है, बाबा क्या बात है, सारे गांव वाले कहाँ गए हुए हैं? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, यानी चौकीदार जवाब देता है, गांव के जितने भी लोग हैं यानी सारे विलेजर्स हैं वो गांव के मंदिर में गए हुए हैं आज रात को देवी की पूजा करने के लिए, देवी की रात की पूजा करने के लिए, ताकि देवी को खुश किया जा सके। अपीज यानी होता है खुश करना, क्योंकि गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा है। सीवियर यानी होता है गंभीर या भयंकर, ड्रॉट यानी अकाल, क्योंकि गांव में एक गंभीर अकाल पड़ा हुआ है। हालांकि इस साल थोड़ी बारिश तो हुई थी, लेकिन फिर भी पानी के जितने भी सोर्सेस हैं यानी पानी के जितने भी स्रोत हैं वो सारे सूख चुके हैं। और गांव वालों को लगता है कि वास्तव में ये भगवान के गुस्से के कारण हुआ है, कि भगवान उनके ऊपर गुस्सा है, इसलिए गांव के जितने भी पानी के स्रोत है या सोर्सेस है वो सूख चुके हैं। चौकीदार एक गहरी सांस लेता है, साह यानी होता है तेज सांस लेना, और बोलता है कि जो गांव वाले हैं वो भूखे मर रहे हैं। स्टार्विंग यानी होता है भूखे मरना, और उनका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। पैरिल यानी खतरे में। अब उनके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। कुछ गांव वाले ऐसे हैं जो तो ऑलरेडी शहर में माइग्रेट कर चुके हैं जॉब्स की तलाश में। माइग्रेट यानी होता है देश छोड़कर चले जाना या शहर छोड़कर चले जाना। कुछ गांव वाले तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी शहर में जा चुके हैं जॉब की तलाश में, क्योंकि उन लोगों को ये मानना है कि ये जो गांव है ये कर्स्ड है। कर्स्ड यानी श्रापित, कि ये गांव श्रापित है। अन्ना डिसाइड करता है कि वो गांव वालों के साथ मंदिर में नहीं जाएगा। वो सोचता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो किसी भी गंभीर समस्या का कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन की कमी है। लैक यानी होता है कमी होना, और एंडेवर यानी कोशिश करना या प्रयास करना। अगर चीज़ें अनबियरेबल हो जाती है, अनबियरेबल यानी असहनीय हो जाती है, तो वो लोग चाहते हैं कि भगवान धरती पे उतर के आए और उनकी लड़ाई लड़े। डिसेंड यानी होता है उतरना। वो बड़ी उम्मीद से इंतज़ार करते हैं भगवान के किसी एक अवतार का, कि भगवान अवतार लेंगे और हमें हमारी मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। क्राइसिस यानी होता है परेशानी। तो परेशानी के समय वो ये महसूस नहीं करते कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब जो शाम होती है धीरे धीरे शाम एक अंधेरे में बदल जाती है। ट्वाइलाइट होता है शाम का अंधेरा, और ये जो शाम का अंधेरा होता है ये गहरे अंधेरे में डूब जाता है, यानी रात हो जाती है। अब अन्ना जो 24 घंटे रहता था चौकन्ना, वो अपनी झोपड़ी में रहता है अकेला, और वो क्या करता है लालटेन की जो बत्ती होती है, विक यानी होता है बत्ती, उसे जला देता है। लालटेन की कालिख लगी हुई जो चिमनी होती है वो ब्राइट हो जाती है। सूती यानी होता है कालिख लगी हुई, एकदम काली पड़ी हुई। अन्ना के जो विचार होते हैं वो पास्ट में चले जाते हैं, यानी अन्ना फ्लैशबैक में चले जाता है। वो याद करता है कैसे उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी खराब आर्थिक हालत के बावजूद भी उसको
शहर में एक प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज में भेजते हैं, यानी शहर में एक इज्जतदार साइंस कॉलेज में भेजते हैं। अन्ना वास्तव में पढ़ाई में भी अच्छा था और दूसरा उसकी एक गहरी इच्छा भी थी, स्ट्रांग विल थी, यानी उसमें गहरी आत्मशक्ति थी अपने आप को साबित करने की। तो इसकी वजह से अन्ना को उस साल का बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज का अवार्ड भी मिला था, यानी वो पढ़ाई में भी अच्छा था, साथ ही साथ वो अदर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी अच्छा था। अन्ना पूरी तरह से डिटरमाइंड था। डिटरमाइंड यानी होता है दृढ़ निश्चयी। अन्ना पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी था कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में वो अपने छोटे से गांव में वापस आ जाएगा और अपने गांव के विकास का कार्य करेगा। अपलिफ्टमेंट यानी होता है उठाव देना, यानी विकास का काम करना, डेवलपमेंट करना। वो हमेशा नए नए मॉडर्न तरीके उपयोग में लाने की सोचा करता था फार्मिंग के लिए अपने गांव में, और सोचता था कि एक बार एजुकेशन लेने के बाद में वो गांव वालों को भी एजुकेट करेगा एनवायरनमेंट, वाटर मैनेजमेंट और दूसरी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनके बारे में। वो अपने दूसरे क्लासमेट से एकदम अलग था। दूसरे क्लासमेट जो हमेशा सपना देखा करते थे डॉलर्स में कमाने का और एक शाही और अय्याशी वाली लाइफ बिताने का एक फॉरेन कंट्री में, लग्जरियस यानी होता है बहुत शानदार या खूबसूरत। जब अन्ना अपने लाइफ के उद्देश्य की तरफ देख रहा था तो उसकी आंखों की पलकें भारी हो जाती है और वो सो जाता है। उसके बाद अन्ना एक बहुत डरावना, बहुत भयानक सपना देखता है। मैकेब्रे मतलब होता है भयानक। वो सपने में क्या देखता है, चारों तरफ बॉम्ब ही बॉम्ब दिखाई दे रहे हैं, हर जगह बॉम्ब ही बॉम्ब दिखाई दे रहे हैं, छुपने के लिए कहीं पे कोई भी जगह नहीं बची। वो अपने सपने में देख सकता था जलते हुए घरों को, टूटती फूटती बिल्डिंग्स को, डायलिपिटेटेड मतलब होता है टूटती फूटती, कटी फटी, चेयर्ड मतलब होता है कटी फटी, मैंगल्ड मतलब क्षत विक्षत यानी बुरी हालत में बॉडीज को देखा करता था, और लाश के ढेर देख सकता था। कॉर्प्स यानी होता है लाश, माउंट्स यानी होता है ढेर। पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर था यानी जो वातावरण था वो कंप्लेन करने वाली आवाज़ों से भर चुका था। चारों तरफ रोना सुनाई दे रहा था, रोना और कष्ट के कारण पीटना सुनाई दे रहा था, यानी चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट था उसमें लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भाग रहे थे। अचानक थोड़ी देर बाद में वो एक बहुत ही दयनीय आवाज़ सुनता है। पैथेटिक मतलब होता है दयनीय, और वो आवाज़ आती है, कोई बोलता है मेरा गला सूख रहा है, क्या कोई मुझे पानी की एक बूंद दे सकता है। और थोड़ी सी देर में ये जो कमज़ोर आवाज़ होती है ये शांत पड़ जाती है। खून की पिचकारियाँ इस बूढ़े और झुर्रीदार चेहरे से निकल पड़ती है, यानी इस बूढ़े और झुर्रीदार चेहरे से खून की पिचकारियाँ निकल पड़ती है, यानी वो भी मर जाता है। दूसरी तरफ एक दिल को चीर देने वाली एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। रेंडिंग यानी होता है चीर देना, हार्ट यानी दिल चीर देने वाली एक आवाज़ सुनाई देती है एक औरत की। ये जो औरत है ये पागल हो चुकी थी क्योंकि इसने अपना सब कुछ खो दिया था। इस औरत ने अपने हाथ में अपने बच्चे की डेड बॉडी पकड़ी हुई थी और उसी बॉडी की तरफ घूर रही थी अपनी खाली आंखों से। एक दूसरा विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, और ये औरत भी शांति को प्राप्त कर लेती है, यानी ये औरत भी मर जाती है। उसके बाद अन्ना देखता है एक अजीब सा नज़ारा देखता है, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय है, आश्चर्यजनक नज़ारा देखता है कि सारी नदियों का, समुद्र का जो पानी है वो पूरा लाल हो चुका है। वो सोचता है क्यों, क्या वास्तव में ये इंसानों का खून है जिसकी वजह से पूरे नदियों का और समुद्र का पानी लाल हो चुका है। अन्ना को महसूस होता है एक तड़पता हुआ दर्द और उसकी आंखों में गहरा आतंक दिखाई देता है। अन्ना चिल्लाता है नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हालांकि ये सारी बातें एकदम सच थी। तीसरा विश्व युद्ध चालू हो चुका था और इस तीसरे भयानक विश्व युद्ध की वजह क्या थी, वाटर क्राइसिस यानी पानी की समस्या। वो कंट्रीज़ जिनके पास, यानी वो देश जिनके पास बड़े बड़े शुद्ध पानी के स्टोर्स थे, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था दूसरे कंट्रीज़ के द्वारा, ताकि उनकी वाटर पॉकेट्स को पकड़ा जा सके, कैप्चर किया जा सके। यानी जिन देशों के पास शुद्ध पानी के सोर्सेस थे उन देशों के ऊपर हमला किया जा रहा था उनके शुद्ध पानी के लिए। अन्ना सोचता है क्या पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, क्या पूरी मानवता इसी तरह से खत्म हो जाएगी। अचानक अन्ना की नींद खुलती है, वो जाग जाता है कपकपाते हुए और महसूस करता है कि ये वास्तव में एक सपना नहीं था। वो सोचता है कि ये जो डरावना सपना था, नाइटमेयर मतलब होता है डरावना सपना,
ये जो डरावना और भयानक सपना था ये वास्तव में सच्चाई में बदल सकता है अगर पानी के मैनेजमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर स्टेप नहीं उठाए गए तो। अब अन्ना पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाता है, यानी दृढ़ निश्चयी हो जाता है कि गांव के जो यूथ है, यानी गांव के जो जवान लोग हैं, उनको वो ट्रेनिंग देगा वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स पे, जो कि वास्तव में पूरे गांव को ट्रेन कर देंगे। बाद में वो गांव के जवान लोग पूरे गांव को ट्रेन कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। अब लगभग सुबह के 3 बज चुके थे। मंदिर की जो प्रार्थना है वो भी पूरी हो चुकी थी। सारे गांव वाले अब मंदिर से वापस अपने घर पे आ रहे थे और उनके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। सोलम मतलब होता है गंभीर। जो औरतें थी उन्होंने अपने बच्चों को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था, वो बच्चे जो नींद में थे, यानी औरतों ने अपने बच्चों को, जो बच्चे नींद में थे उन्हें अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। गांव के जो जवान लड़के होते हैं, जो वास्तव में अन्ना के मित्र थे, दोस्त थे, पल्स यानी होता है फ्रेंड, वो अन्ना से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। जैसे उन्हें पता चलता है अन्ना आ गया गांव में, थोड़े समय में वो भी अन्ना के घर पे पहुंच जाते हैं अन्ना से मिलने के लिए। एक दूसरे से हग करते हैं, यानी गले लगते हैं। अन्ना अपना ये जो भयानक सपना होता है ये अपने दोस्तों को भी सुनाता है और सब लोग महसूस करते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ से उनकी ये गंभीर पानी की समस्या हल नहीं हो पाएगी। उसके बाद में सब लोग डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यानी पेड़ पौधों के महत्व के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि पानी को बचा सकता है। सब लोग उसके बाद डिस्कशन करते हैं पेड़ पौधों के महत्व के बारे में, क्योंकि पानी बचाने के लिए पेड़ पौधों का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। जंगलों में क्या होता है, जो पानी होता है वो बहुत आसानी से ज़मीन के अंदर चला जाता है, क्योंकि जो वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन को अलग अलग जगह से तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। ये जो ग्राउंड वाटर होता है ये बाद में कुएं में चला जाता है, तालाब में और नदियों में चला जाता है। तो जंगलों को बचाने का मतलब है पानी को बचाना, पानी के कैचमेंट्स को, यानी पानी के बड़े बड़े स्टोर्स को बचाना। सब लोग मिलकर एक दृढ़ निश्चय लेते हैं कि वो हर किसी को मोटिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए, और कम से कम एक पेड़ तो लगाने के लिए ही। और पेड़ पौधों का जो कटाव है, उस जो अंधाधुंध कटाई है, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अंधाधुंध, उसको रोकने के लिए सब लोग दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हर किसी को मोटिवेट करेंगे पेड़ लगाने के लिए। कम से कम एक पेड़ तो सबको लगाना ही है और फॉरेस्ट की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको जल्दी से जल्दी रोकना है। महेश, जिसके चेहरे पर एक चमक होती है, वो अपनी आंखों में भी चमक लेते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ काफ़ी सालों से पॉपुलेशन जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, यानी औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है। और जो एग्रीकल्चर है वो भी फैलता जा रहा है, यानी जो खेती है वो भी धीरे धीरे फैलती जा रही है, जिसकी वजह से पानी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चलती जा रही है। उसके बाद वो आगे बोलता है कि जो लोग हैं उन लोगों को एक हैबिट डेवलप कर लेनी चाहिए कि अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाले पानी को वो बचाए, क्योंकि हर एक बूंद कीमती होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इनफैक्ट एवरी ड्रॉप मैटर्स, यानी हर एक बूंद मैटर करती है। रामुडा, जो वास्तव में एक शांत और चेहरे पर चमक लिए हुए लड़का होता है, वो अपने चेहरे की गंभीरता दिखाते हुए अपनी प्रेजेंस फील करवाता है और बोलता है, यानी अपनी उपस्थिति फील करवाता है और बोलता है कि जो शहरी एरियाज़ है वहाँ पे हाउसेस, फुटपाथ और रोड्स वगैरह के जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से जो खुली धरती है वो बहुत कम बची है, जिसकी वजह से पानी अंदर जा सकता है। यानी शहरी एरिया में क्या हो रहा है, जगह जगह घर बन रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे फुटपाथ, रोड, ब्रिजेस वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो जो धरती है वो खुले एरिया में तो हमें दिखाई नहीं देती, ज़मीन तो हमें दिखाई नहीं देती, तो पानी वहीं पे ऊपरी लेवल पे इकट्ठा हो जाता है, सरफेस लेवल पे, और वहीं से इवापोरेट भी हो जाता है, ज़मीन के अंदर तो जा ही नहीं पाता। गांव के जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ यानी जो ग्रामीण एरियाज़ है, भारत के जो ग्रामीण एरियाज़ है वहाँ पे भी बाढ़ का जो पानी है, फ्लड यानी होता है बाढ़, बाढ़ का जो पानी है वो जल्दी से बहकर नदियों में चला जाता है, और फिर या तो ये नदियाँ सूख जाती है जैसे ही बारिश होती है, या फिर इन नदियों का पानी बह के चला जाता है समुद्र में। अगर इस पानी को रोक लिया जाए तो ये पानी धरती के अंदर चला जाएगा और ग्राउंड वाटर सप्लाई को रिचार्ज कर देगा। महेश अन्ना की तरफ देखता है सवाल भरी निगाहों से और पूछता है, भैया मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी सुना है, ये क्या है?
अब अन्ना बताता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग वास्तव में एक ज़रूरी तरीका है। एसेंशियली मतलब ज़रूरी मीन्स मतलब माध्यम, एक ज़रूरी माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं घर की या बिल्डिंग्स की छतों के ऊपर, और उसके बाद में ये कलेक्टेड जो पानी होता है ये अंडरग्राउंड पहुंचाया जा सकता है, जिसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं कुएं के द्वारा। सिर्फ इसकी वजह से ये नहीं होता कि हम लोग ग्राउंड वाटर सप्लाई को रिचार्ज कर सकते हैं, बल्कि ग्राउंड वाटर सप्लाई जो है उसके डिप्लीशन को भी रोक सकते हैं। डिप्लीशन यानी होता है कमी होना, और इसकी वजह से वाटर लेवल जो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है उसको भी हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उसके इंक्रीज़ होते होते ही हमारी वाटर सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल में जो डिक्लाइन आ रहा है, जो गिरावट आ रही है, उसे हम लोग रोक सकें। और ये ज़रूरी है जिससे हम लोग ग्राउंड वाटर लेवल के डिक्लाइन को रोक सकें, और जो समुद्र का जो पानी है जो कि ज़मीन की तरफ आ जाता है उसको हम रोक सकें, और सरफेस का जो पानी है यानी ऊपरी सतह का जो पानी है जो वास्तव में रेनी सीजन में सी में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, उसको भी हम रोक सकें। अन्ना ये सारी बातें एक्सप्लेन करता है। इसके बाद में सब लोग रियलाइज़ करते हैं। रियलाइज़ यानी होता है महसूस करना कि वास्तव में अभी पानी तो हमारे पास काफ़ी है, लेकिन वक्त की जो डिमांड है यानी समय की जो ज़रूरत है वो है कि हमारे जितने भी अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस है यानी पानी के जितने भी स्रोत है उनको हम ढंग से मैनेज करें। तो सब लोग मिलकर एक दृढ़ निश्चय लेते हैं, स्ट्रांग यानी मजबूत, रेजोल्यूशन यानी संकल्प या निश्चय, कि आज के बाद वो एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट यानी होता है आंदोलन स्टार्ट करना। वो एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे पानी के कंजर्वेशन के लिए, यानी इस पूरी धरती के ऊपर सबसे वैल्यूएबल चीज़ के लिए, प्रेशियस यानी होता है बहुमूल्य, सबसे बहुमूल्य चीज़ के कंजर्वेशन के लिए, और वो है पानी। सब लोग मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग इस नोबल काम को यानी इस शाही काम को, इस अच्छे काम को आज ही से स्टार्ट करेंगे। सबके चेहरों पर चमक आ जाती है ज़मीन के साथ। ज़मीन के साथ क्यों? क्योंकि सूरज भी उग चुका था, सुबह भी हो चुकी थी। चमकता हुआ सूरज अब उदय हो रहा था गहरे लाल कलर के ईस्ट से। क्रिम्सन यानी होता है गहरा लाल कलर, यानी जब सूरज निकलता है तो ईस्ट की तरफ का जो मौसम है वो गहरा लाल हो जाता है। अन्ना भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इलेटेड यानी होता है खुश होना। इस शानदार नज़ारे को देखकर यानी उगते हुए सूरज को देखकर अन्ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उगता हुआ जो सूरज था वो हमेशा उसके मन में एक आशावादी फीलिंग भर दिया करता था। उगता हुआ जो सूरज था वो एक सिंबल बन चुका था। सिंबल मतलब होता है संकेत बन चुका था उम्मीद का हर एक जवान और उत्साही गांव वालों के लिए। एंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही। ऐसा लगता था कि जैसे उगता हुआ जो सूरज है ये मानवता के लिए, मैनकाइंड यानी होता है मानवता के लिए, एक ब्राइटर फ्यूचर का इशारा कर रहा है। बैकॉन यानी होता है इशारा करना। गांव के जो लड़के हैं वो अब इस बात को जान चुके थे कि हर सुबह उगते हुए सूरज की जो पहली किरण होगी वो उन्हें अपने दृढ़ निश्चय के बारे में याद दिलाएगी। और वो दृढ़ निश्चय क्या था? पानी बचाना, पेड़ पौधे लगाना। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया गया है कि हर एक बूंद कीमती होती है। जल है तो जीवन है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल भी है। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए पानी की इम्पॉर्टेंस, वाटर की इम्पॉर्टेंस, साथ ही साथ पेड़ पौधों की भी इम्पॉर्टेंस, जो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को एकदम बैलेंस रख सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, डाउट या क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स बनवाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसमें अपने कमेंट्स आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उनका आंसर देने की। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।